नमस्कार, आप सभी का देवी शो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आनंद शुक्ला स्वामी में। विमल जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आज नीट पेपर लीक बिल के बारे में बात करेंगे कि ये जो बिल पास हुआ है आखिर ये बिल है क्या, कैसे कैसे काम करेगा, कितना हमारे स्टूडेंटों के लिए कारगर साबित होगा, जितने परीक्षा होंगे, और क्या इससे परीक्षा पेपर लीक रुक जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो पहले तो आप सबसे पहले इस बिल के बारे में बताओ थोड़ा सा एक संक्षिप्त में। जी। बेसिकली इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, माने कि जितना भी जो गलत तरीके से जितने भी तरीके से जो भी संसाधन हैं जिनसे हम जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके द्वारा गलत चीज़ों को यूज़ करके जब हम उसमें धांधली करने की मतलब उसमें अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई संस्थान है या कोई एजेंसी है या कोई सिंडिकेट है वो इसको लीक कराने का प्रयास करता है, तो इससे बचाने के लिए, पेपर्स को बचाने के लिए, बच्चों के जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए तो ये बिल लाया गया है। माने कि ये बिल इसलिए है क्योंकि ये 2024 में पहले आ चुका है एज ए एक्ट के रूप में। तो अभी ये जो है हमारा राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में पास हो चुका है और फिर ये राज्यसभा में पास हो चुका है। दोनों में ध्वनिमत से पास होने के बाद ये 1 अगस्त से जो है फोर्सफुली मतलब लागू हो चुका है। अभी अपने भारत में एक तारीख से इसी अपने अगस्त में इसी 2026 में ही लागू हो चुका है। तो बेसिकली ये 2024 में जो ये आया था उसका ही कुछ इसको संशोधित करके इसमें कुछ ज़्यादा सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। थोड़ा कठोर कर दिया है, थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। मान के चलो, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति अगर ऐसे ही काम करता था तो उसके अंदर उसको 3 से 5 साल की सज़ा होती थी उस समय पे, यानी कि 10 लाख का जुर्माना लग सकता था। 5 से 10 साल। अभी 5 से 10 साल हो गया, 50 लाख का इसमें जुर्माना बढ़ा दिया गया है। वही इसमें आप देखोगे कि जो सिंडिकेट है, माफिया जो बड़े बड़े माफिया जो पेपर लीक करने का काम करते हैं या फिर बड़े लेवल पे धांधली करने का जो प्रयास करते हैं, उनके लिए जो है जो सज़ा है पहले 5 साल थी, अभी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया। यानी उस समय 1 करोड़ का जुर्माना था, अभी ये जो है 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। मतलब 50 से 1 करोड़ के आसपास। अब जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे TCS हो गया, NTA हो गया या एडीक्विटी हो गया, जैसे सीका है, अगर ऐसी संस्थाएं धांधलेबाजी करती हैं तब क्या प्रयास किया जाएगा। तो उनके लिए उस समय 1 करोड़ रखा गया था और आज जो है 10 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ के आसपास इनकी मतलब उनको पेनल्टी के रूप में बताया गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट होता है, मतलब डिपार्टमेंट मतलब ये होता है कि किसी कंपनी पे या बैन कैसे लगाया जाए, मतलब कितने साल के लिए बैन लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 साल के लिए बैन लगता था, 4 साल के लिए बैन लगता था, अब वो दुगना कर दिया है, मतलब अब ये 8 साल का बैन लगा दिया है उस पर। ब्लैक लिस्ट ही कर देंगे कम्प्लीटली, ऐसा कुछ है? ये करना नहीं, ब्लैक लिस्ट का नहीं है, केवल 8 साल का बैन, केवल 8 साल का बैन है। मतलब 8 साल के बाद वो दोबारा मतलब अप्लाई कर सकता है, ट्राई कर सकता है कि बेटा एंटर के लिए ट्राई कर सकता है। उसके बाद जांच की सीमा तो आपको पता है पहले बिल्कुल भी तय नहीं थी, अभी तो 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बोल दिया कि आपको 3 महीने का टाइम जांच की सीमा पूरी कंप्लीट करनी है, जांच पूरी करनी है 60 दिन के अंदर। हाँ, 2 महीने में। हाँ, 2 महीने के अंदर। 2 महीने में जांच पूरी करनी है। उसके बाद जो मुकदमा चलेगा वो होगा, वो 3 महीने के अंदर आपको पूरा फास्ट ट्रैक STF के द्वारा 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा उसका फैसला जो सुना देना होगा कोर्ट के द्वारा। और इसमें मतलब एक ये कह सकते हो आप, एक टाइम पीरियड लिमिटेड कर दिया। पहले क्या था, अनलिमिटेड था, टाइम का कोई दिक्कत नहीं होती थी, अपना करते रहो। अब ये कह दिया कि भाई अब 2 महीने के अंदर आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, फास्ट ट्रैक में जाएगा और लगभग 3 महीने के अंदर इसका पूरा रिजल्ट आना चाहिए। अब ये पहले जो इसको जांच एजेंसी में क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व रहती थी, अभी क्या है कि STF का गठन करने का अधिकार मिल गया है। कोई स्टेट लेवल पे भी STF आप गठन कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन जो है 7th शेड्यूल में आता है और ये कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, यानी कि संपत्ति सूची में आता है। तो जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पे अपना जो है नियम बना सकती हैं। समस्या ये है कि ये जो नियम आया है ये भारतीय। अच्छा, एक नियम और था उसमें जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि भाई एक तो ये जैसे कि पहले क्या होता था कि जितनी भी जैसे मान के चलो कोई पेपर होता है उसमें जो खर्चा आता है, अब उस खर्चे का प्रावधान इन्होंने किया कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो खर्चे का जितना भी मुआवजा होगा उस बंदे से लिया जाएगा। कि भाई जो भी है, जितना भी हमारा खर्चा आया है वो सारी की सारी चीज़ें भाई उसका संपत्ति कुर्क करके या जो भी है जैसा भी है, मतलब इस तरीके से चीज़ें करके जुर्माना तो अलग हो गया, प्लस में वो भी चीज़ वसूला जाएगा जितना इनका पेपर में जुर्माने के साथ ही होगा वैसे। हाँ, मतलब वही मान के चलो, मतलब एक क्लोज इसमें अलग से जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो वही होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से ये लेके आए हैं। लेकिन समस्या अब यहाँ खड़ी होती है कि भाई अब ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ना, ये सेंट्रल लेवल की जितनी भी एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, या फिर हम अगले सवाल मिलेंगे इसका। ये तो हो गया कि भाई ठीक है, हम जान गए कि भाई पेपर जो ये बिल है वो कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। मेरा जो आपसे नेक्स्ट सवाल वो ये है कि क्या था कि एक छोटा सा मुझे बस इस पर संक्षिप्त जानकारी आप ये दीजिए
कि ये बिल तो जो ये आया है सिचुएशन, ये चीज़ें ये तो पहले भी थी, अब ऐसा नहीं 2024 से लागू किया इस गवर्नमेंट ने। और एनटीए क्या नाम है वापस से एग्जाम करा रहा था और बैक टू बैक 2-2 3-3 एग्जाम उसने कराया और दोनों लीक हो गए। मैंने एक थोड़ा सा एक जो कहते हैं कि मानसिकता के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक होते क्यों हैं। जैसे हमने तो खैर इस पे एक बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, पीछे हम लिंक में डाल देंगे, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। हमने नीट के ऊपर पूरा प्रॉपर बना रखा है कि आखिर पेपर लीक होता है, कैसे लीक हुआ, कितनी बार लीक हो रखा, सारी चीज़ें, पर उस स्पेशलाइज पेपर लीक के बारे में था। मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ कि पेपर लीक क्यों होते हैं, एक थोड़ा सा इस पर आपका संक्षिप्त ब्यौरा एक बार। असल में कुल मुद्दा है पेपर लीक, आप कितने ही कड़े कानून बना लो, जब तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाई जाएगी इसका समाधान पूरा हो नहीं पाएगा। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, हर व्यक्ति जब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझेगा तो इस तरीके के काम होंगे ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, जो पेपर लीक करा रहा है, तो उसको भी सोचना चाहिए भाई मेरा भी बेटा है, वो भी तो एग्ज़ाम देगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज मिल जाता है ऐसे लोगों को कि भाई पैसा दो और अपना मतलब मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सस्ते में काम बन जाएगा। तो एक तरीके से मतलब सिस्टम ही पूरा ऐसे करप्ट हो चुका है, एक तरीके से आप देख सकते हो, कहो तो मतलब जनता ही करप्ट है। हाँ, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात को एक बार ये रखूँगा कि मान के चलो हम ये कह रहे हैं कि जैसे इसमें अभी हमने सारे रूल्स पढ़ लिए कि भाई क्या क्या रूल्स है, बट फिर से वही कमी आ गई कि भाई गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं किया कि जो पेपर है, जैसे आप सपोज करो कि मैं ये कहता हूँ कि भाई पेपर लीक वाला सीन है, अब एक बताओ पेपर खरीद भी तो कोई रहा है। हाँ, आप पेपर लीक के कितने भी मुद्दे लेके आ जाओ, कितने भी कानून लेके आ जाओ, सारी चीजें लेके आओ, बट जो खरीदने वाले अगर कम नहीं होंगे तो पेपर लीक तो होगा। अब आप मान के चलो उनकी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं सेट की जाती भाई। अब जैसे मान के चलो ये पेपर लीक हुआ था नीट वाला, इन्होंने एक बार भी उन आदमियों को नहीं पकड़ा जिन लोगों ने पैसे दिए थे। यार एक बार उनको पकड़ते भाई, हाँ कहाँ से पैसे आए, किसको तूने पैसे दिए, कहाँ से पेपर लीक हुआ, तो एक सिंडिकेट का इस तरीके से भी पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन उनका ना तो कोई सजा का प्रावधान है। जैसे कि आप बाकी उसमें कानूनों में चले जाओ, जैसे सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर में सेक्स वर्कर जो सेक्स कर मतलब उस तरीके काम कर रहे हैं और जो लोग उस तरीके की उन चीज सुविधाओं का लाभ लेने जा रहे हैं, उन दोनों के ऊपर केस होता है। आप ड्रग्स वाले में ले लो, ड्रग्स बेचना और ड्रग्स खरीदना है, ये दोनों ही जुर्म है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जुर्म, तो क्यों नहीं इस केस में भी एक ये वाला इम्प्लीमेंट भी डाल दिया जाता कि भाई पेपर बेचना भी तो जुर्म है ही है, लेकिन जो पेपर खरीदेगा उसको उससे बड़ा ज्यादा सजा देनी चाहिए। तो कुल मिला के यही है ना कि 2024 में जो था उसी को रिफॉर्म करके हल्का सा कर दिया है, कुछ खास किया नहीं है। मतलब या तो इसको आजीवन कारावास में बदलो, या तो आप इससे भारी जुर्माना बदलो, एक डर पैदा करो, एक एग्जाम्पल सेट करो किसी एजेंसी की। चलो तो खैर अब आने वाले टाइम में पेपर लीक होगा तो हम देखेंगे ये सरकार कितनी ज़्यादा एक्टिव है इन सब चीज़ों के प्रति और इस कानून का कितना, क्योंकि अगर इसको भी देखें तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जी। हाँ, तो जब इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बनेगी, वापस से बनेगी, आज नहीं कल बनेगी, चाहे किसी भी सरकार है जी। तो इस पर जब तक संवैधानिक जो है काम नहीं होगा, जैसे यूपीएससी है, संस्थान कैसे एग्ज़ाम कराती है, अगर आप उसको देखो तो एक तो ये जो संस्था एग्ज़ाम करवाती है यूपीएससी, जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो सारे एक सरकारी तंत्र के अंदर होते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो परमानेंट टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो जो जॉब वहाँ जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे होते हैं, तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। अब इसमें क्या है कि तो भाड़े से लेके आ रखे होते हैं, सारा वेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट आपने वेंडर को दे दिया, सब कुछ तो अलग से ही मतलब वो तो कुल मिला के ये है कि जब तक सरकारी तंत्र इस पर खुद आमदा नहीं होगा, इस पर खुद कब्जा नहीं करेगा, गवर्नमेंट को खुद अपनी संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, खुद अपनी लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, खुद अपनी लैब्स स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, मतलब अपने लोग अपने ही लोग आपको डालने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ बंद हो जाएगा, होगा तब भी, लेकिन आप 90 से 93% 95% आप कम कर ले जाओगे। लेकिन अभी जो नियम आया है इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, अभी हम चर्चा करेंगे क्या लूप होल्स है, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। हालांकि सॉल्यूशन मैंने बता दिया, यही एक सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन यही है, आप यही कर सकते हो गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम लूप होल के बारे में बात करते हैं, तो एक बार आप ये जो मतलब जैसे हमने ये सारी चीज़ें जान ली कि कितने क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे रूल्स हैं, तो सारी चीज़ें हो गई, इसमें क्या क्या सजा का प्रावधान है। अब एक अपनी तरफ से हम ये बात करेंगे कि भाई हाँ इसमें कमियां क्या है, कि भाई अगर ये लगेगा तो इसकी जगह पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये वाले कानून की जगह। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कानून कड़े इतने ज़्यादा हैं और किसी भी देश में नहीं है। आप पूरे विश्व में देखोगे ना तो भारत से ज़्यादा कड़ा कानून कहीं भी नहीं है। आप ये देखो, हम एक बात करते हैं कि जो ये मर्डर का कानून है, मर्डर पे अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो, मान के चलो रजिस में कर दे तो किसी भी चीज़ में कर दे, तो हमारे देश में या तो आजीवन कारावास या फांसी है। तो क्या मर्डर केस होने रुक गए?
बलात्कार के ऊपर इतना कड़ा कानून है, आप देखो बहुत कड़ा, क्या बलात्कार होने रुके? तो मैं उनका जो परसेंटेज है वो गिर जाता है, बस वही होता है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, कंप्लीट बंद नहीं कर पाओगे। मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि कड़े कानून होने से ये जो क्राइम है वो तो कम नहीं होता, क्राइम तो होता रहता है, तो क्या इस कानून के डर से लोग वो चीज नहीं करेंगे? इसमें क्या क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार आप प्रकाश डालिए। तो कानून के डर से तो जो चीज़ें एक भय पैदा होता है, तो और एक चीज़ और, सॉरी मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा, जैसे कई बार मैं जो बताना चाहता था वो रह गया था मेरे दिमाग से, कि क्या है ना, भारत में ऐसा सीन है कि कानून आने से पहले लोग उसकी वो लूप होल निकाल लेते कि इस कानून से बचना कैसे। जैसे मान के चलो कि आपको कल जेल होने वाली है, आपने पहले एंटीसिपेटरी बिल लेके रख ली, ठीक है, भाई पुलिस वाले हैं, पहले बिल पकड़ा दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों से कैसे मतलब ये सरकार टैकल करेगी इन सारी प्रॉब्लम? देखो, उसके लिए आपको सबसे पहले विदेशी जो है ढांचे देखने पड़ेंगे। आप अमेरिका को पहले एक बार आप लूप होल समझा दो एक बार, क्या क्या इस बिल के अंदर देखें तो हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि भारतीय संविधान के अंदर ये एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो 7 अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। माने कि इस पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही है। तो इसकी वजह से अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए ही लागू होता है। माने कि अब स्टेट के ऊपर है ये लागू करना चाहे या ना करना चाहे, क्योंकि स्टेट अपने अलग लेवल से कानून बना सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने और स्टेट की सरकार ने बना रखे हैं अपने कानून से। जैसा ये कानून अभी निकल के आया है ठीक ऐसा ही बना रखा है। तो अब ये है कि भाई स्टेट लेवल पे लागू नहीं होगा, कि वहाँ की धांधली कैसे रोकी जाएगी। अब पूरा का पूरा ये जो है ना, ये क्षेत्र अधिकार की बात आ गई, तो यहाँ पर अब उसको आप जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। स्टेट की मंशा पे होगा, वो स्टेट लेवल पे लागू करे या ना करे, इस मॉडल को फॉलो करे या ना करे। दूसरा लूप होल ये है कि भाई क्योंकि स्टेट लेवल पे मतलब ये जो कानून है, अब आप देखो राज्यसभा में तो ये पास हो चुकी है, अब इसमें एक इंडिपेंडेंट ये भी चीज़ है कि स्टेट लेवल इसको लागू करे या ना करे। हाँ, ये भी चीज़ है इसमें। हाँ, वो स्टेट, क्योंकि मैंने बोला ना कंकरेंट लिस्ट का ये मुद्दा है, एजुकेशन जो सेक्टर है, यानी कि इस पे जो कानून जो है राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। मान के चलो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने, एक मिनट में आपको रोकूंगा, एक कानून तो ऑलरेडी है ही ना, बस ये क्या है, लागू ही तो करना है। नहीं, लागू करना है, लेकिन ये सेंट्रल लेवल के लिए है ना, स्टेट लेवल के लिए नहीं है। स्टेट लेवल इसको लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नीट का जो पेपर है ऑलमोस्ट मान के चलो सेंट्रल लेवल का है। हाँ। नहीं, क्यों स्टेट भी कराती है कुछ अपने सीट, हाँ सॉरी, सीट का जो वितरण होता है वो स्टेट लेवल का होता है, लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट ऑल ओवर इंडिया का जो है वो सेंट्रल लेवल पे ही एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, समझ गया, ये सारे हो गए। तो स्टेट ने अलग अलग अपने कानून बना रखे हैं, इससे पहले भी बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम नया सुन रहे हैं। राज्यों ने, जैसे यूपी की सरकार ने बना रखे हैं। लेकिन अब एक चीज़ और मैं रोकूंगा आपको ये जानने के लिए कि आप इस बारे में भी थोड़ा सा बताओ कि ये जो पेपर है, जो पेपर एंटी पेपर लीक बिल है, ये कोई सिर्फ एनटीए के लिए तो है नहीं, सभी के लिए, ये जितने भी सेंट्रल लेवल के, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, तो दोनों में लागू होने चाहिए। तो ये लागू तो होने चाहिए, लेकिन अब एक जो है ना उसका क्षेत्र अधिकार की बात आ जाती है। भारत का जो आर्टिकल जो है 254 यही बात बोलता है कि अगर कोई भारत का अगर केंद्र सरकार किसी चीज़ पर नियम बनाती है और राज्य सरकार किसी चीज़ पर नियम बनाती है, यानी कि वो इंडिविजुअल रहता है वो लिस्ट, तो अगर इन दोनों में क्लैश हो जाता है तो इसमें केंद्र सरकार का नियम प्रभावी होगा। यहाँ पर मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर राज्य सरकार ने कोई नियम बना दिया है इसको लेके, और केंद्र सरकार का ये नियम है और राज्य सरकार के नियम अगर उस पर जो है लूप होल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ केंद्र सरकार का नियम हावी हो जाएगा। इसके बाद ये केंद्र सरकार इसको अपने मुद्दे से देखेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, क्योंकि ये समवर्ती सूची में आ जाता है, यानी इस पर दोनों ही जो है नियम अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार पर पूरा जो है उसके ऊपर दारोमदार है इसको, इस मॉडल को अपनाए या ना अपनाए, ठीक है। क्योंकि कहीं जैसे मान के चलो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो चाहे तो ले सकती है इस मॉडल को, वो तो ले लेगी। हाँ। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट नहीं, जैसे मान के चलो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन जगहों पे वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं लेंगे तो सरकार उसको जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा था, मोदी कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे, लेकिन जहाँ कहीं भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम होगा वहाँ ये इम्प्लीमेंट होगा, उसको ये कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती है उसको। मतलब स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे बेशक 1% ये ना हो, बट सेंट्रल वाला जितना होगा वो हर जगह लागू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है ये कि विशल ब्लोअर्स, मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ मान के चलो कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है और एक व्यक्ति आके दे देता है कि भाई ये ठीक है, हम जो है मैंने ये बताई ये बात और ये ऐसे पेपर लीक हुआ, मान के चलो। अभी तो क्या है, छुप छुप के गवाही देते हैं और बताते हैं चीज़ों को,
इसको प्रोटेक्शन पुलिस तो देती है, लेकिन उस लेवल की प्रोटेक्शन जिस लेवल की देनी चाहिए उस लेवल की प्रोटेक्शन इसमें भी आपको इंक्लूड करनी चाहिए थी, ताकि विटनेस प्रोटेक्शन, ताकि वो ना इंश्योर हो जाता है, एश्योर हो जाता है, क्योंकि पुलिस भी खरीदे जा सकते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में कोई अगर चीज को पता चले तो खुल के बाहर आएगी, यार मैं बता सकूं, हाँ ठीक है, मेरे को सिक्योरिटी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मिल रही है, तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, खुलेआम बोल सकता हूँ क्योंकि इसने किया है, और विद प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। तो यानी कि जो बड़ा आदमी है वो दब जाएगा उससे, वरना क्या होता तो आपको पुलिस का तो पता ही है। खरीदे जा सकते हैं यार, गवाह खरीदे जा सकते हैं, चीजें खरीदे, कस्टडी में मर भी जाते हैं लोग यार, ऐसी तो कोई बात नहीं, केस नहीं हुआ इंडिया में पहले, बहुत सारे गवाह को ऐसे कैसे उड़ा दिया जाता है जी। और दूसरा है, एक तो डिजिटल लीक, और ये जो आपका जो सिस्टम एरर की बात जो होती है इसमें थोड़ा सा अंतर इसने पूरा स्पष्ट नहीं किया है। अंतर क्या है कि जैसे सीबीटी में रिमोट एक्सेस का काम होता है, मतलब इसके ज़रिए आप धांधलेबाजी कर सकते हो। कैसे? इसमें जो है, इसमें टोटली जो फिजिकल पेपर लीक की बात की गई है। अब मान के चलो मैं पेपर देने जाता हूँ, अब मेरा कोई पेपर ठीक है ऑनलाइन ही लीक कर ले, उसका क्या प्रावधान है? हाँ, कई बार कंप्यूटर में चीट स्क्रीन भी हो जाती है जिसके थ्रू हो जाता है, तो बाकी तो जरिए आप उसके लिए अलग से क्लॉज डालना चाहिए था इनको कि भाई हाँ ठीक है आप इस तरीके से भी करते हो, क्योंकि मतलब एक मोटा पूरी तरीके से इसको बताया नहीं है कि भाई क्या है इस पे। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सीबीटी वाली जो बात हम प्रोस्पेक्टस में जब हम नीट की बात कर रहे थे तो हमने उसमें इस चीज के बारे में बात की अच्छे से। सीबीटी वाले में क्या है कि अभी परसेंटेज बहुत कम है, ये मान के चलो 9 के बराबर। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी पकड़े जाते हैं पहले ही, या तो फिर ये होता है कि भाई चलो स्क्रीन चीट कर लिया, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाल लिया पहले ही जहाँ पे होता है, और फिर वो ये कहते हैं कि भाई आप थोड़ी देर तक एसएससी धड़ल्ले से पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल सीबीटी होता है। अभी बहुत सारे यूपी में एग्जाम जो हो रहे हैं उसके देख लो आप कितने हो रहे हैं। नहीं, सारे ऑफलाइन वाले नहीं हो, एसएससी तो ऑनलाइन ही है पूरा। तो सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी के बाद एसएससी सबसे बड़ी संस्था है, पीसीएस के बाद, यूपीएससी के बाद। तो उसमें बड़े लेवल पे होते हैं, पकड़े जाते हैं, वो कुछ नहीं पकड़े जाते हैं, धांधली हो जाती है। तो धांधली हो रही है ना, पकड़े जा रहे हैं तो धांधली तो हो रही है। आप इसको चिंटू पिंटू को पकड़ के आप उसको सजा दे, रोकने के लिए कुछ तो हर बार बच ही जाता है। कुछ तो प्रिवेंशन के लिए इसको प्रावधान करने चाहिए ना। इस बिल में अलग से मेंशन करना चाहिए था कि भाई ये हैं, क्या क्या मानक हैं, क्या क्या जो है स्टैंडर्ड हैं कि भाई आप ये काम करोगे तो आप इस तरीके से माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फिर ऐसे नहीं तो ऐसे तो काम कर ही लेंगे, ऐसे नहीं तो कुछ कोई। देखो आज नहीं कल जो नीट जेईई का एग्जाम है ऑनलाइन शिफ्ट होगा। हाँ, कह रहे हैं 1-1.5 साल के अंदर ये लोग ट्राई करेंगे कि ओएमआर सीट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा लगभग। तो उसके लिए आपको उस लेवल के स्टैंडर्ड्स जो हैं अपनाने पड़ेंगे, वरना आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से लूपहोल से निकाल ही लेगा इंसान, है ना। क्योंकि देखो अभी भी हम देखें बायोमेट्रिक, अगर बायोमेट्रिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बस आपकी पहचान हो सके कि सिर्फ आप एग्जाम देने जा रहे हो। हाँ, लेकिन आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि भाई सामने वो बंदा स्क्रीन कंप्यूटर पे जो एग्जाम दे रहा है वो वही है कि नहीं है? मान के चलो उसने पास कर लिया, दूसरा बंदा वहां से अंदर। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी जो होगी ना, अगर वो रहेगी तो उसकी भाई जवाबदेही भी होगी, सारी चीजें उसके लिए सिस्टम पूरा बनाया जाता है। अमेरिका कैसे काम करता है हम वही समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसको लागू कंक्लूजन में बात कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये समझ गए कि इसमें लूप होल्स क्या आखिरी है। ये कुछ प्राइवेट सोर्सिंग है, मैंने बताया कि प्राइवेट सोर्सिंग है, इसको आप पहले तो बैन करो। सिर्फ गवर्नमेंट इसको अपने अंडरटेकिंग में रखे। देखो सरकार का भी फायदा होगा और बच्चों के एग्जाम बड़े आसानी से हो जाएंगे। सरकार अपनी तरफ से ज़मीनें खरीद कर उस पर लैब्स बनाए, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, अपने अंडर ले ले। मैं तो ये कह रहा हूँ अपने अंडर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। वहाँ पे अगर देखो आपकी नीयत अच्छी हो ना तो मुझे लगता है आप कहीं से भी काम करा लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी ही बॉडी बनाए, क्योंकि करप्ट तो उनकी बॉडी में भी हो सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट बॉडी बनाएगी उसमें लोग करप्ट नहीं मिलेंगे? उतना तो नहीं होता है खैर, क्योंकि देखो तो एक होता है कि चोरी की हम बात करते हैं, क्या वहाँ नहीं हो सकती? चोरी बिल्कुल हो सकती है, हर जगह हो सकती है, पर वो जब नीयत अच्छी रहेगी तो चोरी नहीं होगी। पर फिर भी एक ये रहता है कि जिम्मेवारी रहती है, हम उसको पकड़ सकते हैं उठा के कि हाँ ये थी ना, पकड़ो इनको, धरो उठा के। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं, जो जांच का जो दायरा जो इन्होंने एकदम से बढ़ा दिया है। समस्या इसमें ये भी आ सकती है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं कि ना आए, हम तो चाहते हैं, लेकिन संभावना इसकी ज़्यादा ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई कमज़ोर चार्जशीट फाइल कर दी जाए। उसके लिए कुछ प्रावधान आपको करना चाहिए था। अब 3 महीने का टाइम दिया है, बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है। अब इसके बीच में मान लो चलो किसी ने चार्जशीट ही इतनी कमज़ोर फाइल कर दी, किसी ने पैसा दिया और कमज़ोर चार्जशीट फाइल कर दी, तो एक थोड़ा सा है माइन्यूट सा लूपहोल। इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मान के चलें तो 90% हम मान के चलें ठीक है, ये बता रहे हैं हम ये भी मान सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कभी ना। आपकी बात मैं इस यहाँ पे 1% ही डालूंगा एक चीज़
आप जो ये कह रहे हो ना लूप, ये जो एसआईटी है ये किसी उसमें से नहीं है, ये इंडिविजुअल होंगे काम हाँ, करने वो वाले। इंडिविजुअल होगी, वो तो मुझे इसलिए पता फिर है। वहाँ पे जो आपकी ये बात होती है तो शायद वहाँ पे ये इतना कारगर साबित ना हो, क्योंकि भाई वो अपने है तो इंडिविजुअल वो ही भी काम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही, अब उसको भी वैसे तो किसी यार तरीके फिर से तो आप वायलेट किसी कर चीज को सकते भी हो, वायलेट कर लो, है ना। उसमें तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, लूप होल बताया है, पर हाँ मैं जरूरी समझ नहीं है गया, कि वो ऐसा हो ही जाए। बिल्कुल संभावना है कि भाई ठीक वो है। मन से अब काम हम करेंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अब हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। मैं बस आपसे, अब हमने सारी चीज़ जान ली कि भाई ये जो पेपर लीक बिल है वो क्या है, कब पास हुआ, कैसे हुआ, इसमें लूप होल्स क्या हैं, इसमें कमियां क्या हैं, क्या क्या गवर्नमेंट को और इसमें डाला जा सकता था, जो ये क्लोज डाल के भी थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया जा सकता था, मतलब प्रूफ लीक प्रूफ बनाया जा सकता था। अब आपने जितने भी लूप होल्स की बात की है, तो हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छी इसमें जो कमियां हैं उसको दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको गवर्नमेंट धरातल पे लागू करे, जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से लीक होना कम हो जाए, पेपर लीक। क्योंकि देखो जिंदगियां खराब हो जाती हैं, आपको पता ही है भाई इस चीज़ से, सालों बच्चे बर्बाद हो सालों जाते लग हैं, गया, बच्चों सालों के बर्बाद टाइम हो जाते निकल जाते हैं पूरे, बच्चे इतने एज पेशेंस, ओवर एज हो जाती है, सरकार उसको फिर मौका भी नहीं देती है कि भाई दोबारा आप एग्जाम दे लो, वो दिक्कत करती है सबको। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ, तो 2-4 कंक्लूजन बता दीजिए आप कि हाँ भाई इसका रिजल्ट जो हम क्या क्या इसमें कार्रवाई देखो, कर ऑफलाइन का तो मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ अपनी, और एक जैसे यूपीएससी संस्था अपना काम करती है आप वैसे ही करो। जी। सबसे बड़ी समस्या है आज नहीं कल आप ऑनलाइन होगे, उसके लिए आप कैसे काम करोगे। आप अमेरिकन मॉडल को देखो, वो CAT पे काम करता है, वो एग्ज़ाम लेता है, SAT का एग्ज़ाम लेता है, ग्रेजुएशन का अलग से एग्ज़ाम लेता है, 11th-12th के अलग से उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। और उसका एक जो बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज होते हैं जैसे MBA वगैरह होगा, उसके अलग से वो एग्ज़ाम देता है। वो कंडक्ट कैसे करता है, उसका प्रोसेस बहुत हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये तो कॉलेज लेवल के एग्जाम हो गया, आप जितने बात कर रहे हो। नहीं, तो उसमें भी धांधली होती है, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स है उसमें भी होती है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये जो भी ये रूल्स हैं वो वहाँ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी लगाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ जो बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक का क्या प्रोसेस है कि भाई जैसे आप गए, मैंने बताया आधार कार्ड चेक करने के लिए आपका करते हैं। अब वहाँ क्या है कि जब आप स्क्रीन पर बैठे हो, स्क्रीन पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उससे पहले आपका स्क्रीन जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर लेगा, जब तक आपका वो थंब रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगा। CBT वाले में भी देखो, हमारे यहाँ भी यही है, नहीं, कंप्यूटर पे नहीं है ना, वो आपका पहले कर लेगा। अब अंदर ही अंदर तो कंप्यूटर मिलता है अंदर ही अंदर, वो तो पहले ही अनलॉक हो जाते हैं ना, पहले से अनलॉक होते हैं। सिस्टम पहले ही लॉक रहे, जब तक वहाँ पर एप्लीकेंट नहीं बैठे, जब तक उसका फेस रिकॉग्नाइज ना हो। आप यही कहना चाहते हो कि भाई एक तो जो बायोमेट्रिक बाहर हो रही कि भाई तू वही है, बायोमेट्रिक हाफ लगा रहे हैं, आधा लगाया जा रहा है। वहाँ पे भी जाओ तो दोबारा से फिर से सेम टू सेम वो सेम हो आप, लेकिन भाई ऐसा नहीं लगता डबल काम हो जाएगा? डबल काम नहीं, आप सिंगल कर लो, आप सीधा स्क्रीन पे भेज दो। हाँ, वो यही हो सकता है कि भाई जो वहाँ करवा रहे हो बायोमेट्रिक वहाँ करा दो। इंटरनली भी तो वो भेज सकते, तो पकड़े गए ना, SSC में बहुत पकड़े गए हैं, मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, वहाँ होने के बाद भी पकड़े गए हैं। क्यों पकड़े गए? यही कारण है उनका। आप सीधा जैसे मैंने कंप्यूटर पे बैठा, वो जब तक लॉक नहीं होगा, जब तक लॉक नहीं होगा, जब तक मेरा फेशियल रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगा। एक चीज और आप समझो, अब इसमें भी लोग लूप होल निकालते, जैसे आप कह रहे हो, मान के चलो भाई मैं हूँ, मैंने कोई तरीका ढूंढ लिया फेस रिकॉग्नाइज करने का, मैंने कर लिया। अब हर जगह तो एक ट्विटर खड़ा नहीं होगा, ट्विटर तो एक ही दो रख सकते हो आप। मान के चलो 150-200 बच्चे हैं जो इंडिविजुअली हर स्क्रीन पे बैठ के अपना फेस रिकॉग्नाइज कराएंगे, वहाँ पे हर ट्विटर तो हो नहीं सकता। ट्विटर तो नहीं रखना है, लेकिन टेक्नोलॉजी यूज होगी ना इसमें, आपका फिंगरप्रिंट वहीं रखा रहेगा। आप जैसे ही आप बैठोगे, पीसी में कैमरा तो होता ही है, ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेगा, उसको सब चीज़ें स्कैन करेगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता, चांसेस होते हैं, लेकिन इसके बताए गए हैं 95% चांसेस ऐसे ना, 0 की संभावना है। लेकिन 5-10% तो आप हर किसी में मान के चलोगे, लेकिन 95 ये तो भाई टेक्निकल ग्लिच तो रहता ही है, क्योंकि मान के चलो हैक ही कर लिया। लेकिन इसका सिस्टम आप देखो, पेपर कैसे सेट होते हैं, मॉड्यूल वाइज पेपर सेट होते हैं। जैसे पहला मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल उन्होंने बना दिया। भारत में भी होते हैं, लेकिन भारत में क्या है, हाँ, ये कहते हैं कि जो पेपर है ना, वो जैसे ही आपके मतलब जिस टाइम पे हो रहा है, तो उसके सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले प्रिपेयर होता है। वो उसी AI के जैसे पीछे बात चल रही थी कि यार पेपर लीक नहीं हो रहा, आप उसके लिए एक प्रूफ ये ढूंढ सकते हो, आप AI के थ्रू पेपर बनवा लो यार, इतना अच्छा से पेपर डेवलप कर दिया। और जब आपका पेपर शो होने वाला, उससे 5 या 2 मिनट 3 मिनट पहले वो पेपर क्रिएट हो कि सब किसी के पास पहुंचे ही ना कि भाई पेपर में क्या था क्या नहीं था, उसमें भी कर लेते हैं। अब समस्या है ना, पेपर तो एक ही सेट तो एक ही बनाते हैं, वो आगे पीछे तो क्वेश्चंस करते हैं। इसका पैटर्न क्या है, ये काम CBT में जो पेपर लीक वाला सीन था ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें CBT का पेपर लीक ऐसे नहीं होता कि वो पेपर आपके पास पहुंच गया, नहीं, पेपर नहीं, एक एक क्वेश्चन जाते हैं। हाँ, वो स्क्रीन हो गया, उस स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन जा रहे हैं, वहां से वो फिर बता रहा है। तो इसके लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जरूरत पड़ती है ना, समझ रहे हो मेरी बात को?
अब वो कई बार क्या होता है, जैसे देखो अब ट्विटर घूमते रहते हैं, आप कैमरे लगे होते हैं, उस पर क्या होता है, आप जो अभी जो लीक का पता चला था उसमें ये सीन था कि भाई आपको ना स्क्रीन पे कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है, या कंप्लीटली कीबोर्ड आपको दबाते रहना, तो वो ट्विटर देख लेते हैं कि भाई ये बंदा चीट कर रहा है, क्या कर, क्योंकि हमें कीबोर्ड का तो काम ही नहीं होता है। दूसरा एक चीज था कि भाई स्क्रीन पे आ रहा है, वो उनको आने दो एक एक करके, या कई बार बोल के आप बताओ, तो उसके लिए तो फिर एक्सटर्नल गैजेट वो फिर आप फ्रिस्किंग में आप निकाल लोगे उस चीज को। हाँ, तो गवर्नमेंट को उस तरीके से उस लेवल का सोर्सिंग हाँ, रखना और पड़ेगा देखो ना। ये तो बहुत वही सारी बात है चीजें कि करनी जैसे पड़ेंगी। जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स तो हैं, उसको प्रॉब्लम है तो टैकल वो अभी से ही करना पड़ेगा ना। आप अभी से तैयार होना पड़ेगा आपको अभी से ही। अभी मैं खाली अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साउथ कोरिया में भी यही होता है। उसमें तो जैसे आप उसमें तो पूरा जाम कर देता है, पूरा सिग्नल जाम कर देता है एग्जाम के टाइम पे। जाओ कहाँ से करोगे पेपर, जिस दिन बनता बैरियर लगा दो, है एक महीने तक क्वारंटाइन कर लेते हैं, टीचर्स को क्वारंटाइन कर लिया जाता है वहाँ। अच्छा, हाँ, रहो आप कमरे पे 1 महीने तक, पेपर बना क्वारंटाइन हो गया, कहीं बाहर ही नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बंद हुआ, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। एग्जाम के टाइम सब सिग्नल जाम, सारा जैमर लगा दिया हर जगह, मतलब उस एरिया में आप कोई जहाँ भी एग्जाम हो रहा है एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो सही है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। अब इसका तरीका सुनो, ये पेपर कैसे बनाता है अमेरिका, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सेक्शन वाइज और मॉड्यूल वाइज बनाता है। अब मान करो 4 सेक्शन है हमारे, मैथ का है, रीजनिंग का है, जीके का है, आपके 4 सेक्शन ले लो। अब बनाता है कैसे पेपर, ये बनाता है सबसे पहला जो सेट होगा वो एवरेज रखेगा, और हर बच्चे का पेपर अलग अलग होगा, आप सेम नहीं मैच करो, एक क्वेश्चन मैच नहीं होगा सेम, हर बच्चे का पेपर अलग होगा। जैसे हमारे यहाँ सेट बस अलग होता है, बस हाँ, बस क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं। कैसे, उनके डेटाबेस में लाखों क्वेश्चंस होते हैं। अब वो सेट एल्गोरिथम ऐसा सेट किया हुआ है कि वो लेकिन एक चीज बताओ, सुनो मैं अच्छा बात पूरी कर लो आप, मैं पूरी कर लेता हूँ पहले। वो एल्गोरिथम ऐसे सेट करते हैं कि जैसे पहला मॉड्यूल एवरेज रखेंगे, सब हर बच्चे का पहला मॉड्यूल एवरेज रहता है, पहला सेक्शन एवरेज रहता है। अब बच्चा उसमें कैसा परफॉर्म करता है उसके बिहाफ पर अगला मॉड्यूल सेट होता है। एल्गोरिथम ये चेक कर लेता है कि बच्चे ने उसमें से जैसे 20 क्वेश्चन है, उसने 17 क्वेश्चन सही किए, तो ये एल्गोरिथम ये जान लेता है बच्चा एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट डाल देता है वो एल्गोरिथम। जब उसमें मान के चलो उसने कम अटेम्प्ट किए, कम सही चेक किए, तो अगला जो पेपर आएगा, जो अगला सेक्शन आएगा वो थोड़ा इजी डाल देगा या मॉडरेट डाल देगा। तो इस तरीके से पेपर उसका सेट होता है। और उसके बाद भी फिर इसमें नॉर्मलाइज होके, मान के चलो किसी का पेपर पूरा सेट आ गया, तो नॉर्मलाइज होके सबके मार्क्स को एकदम सेट किया जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिया जाता है, और जो टाइम पीरियड है वो भी कम हो जाता है। ऐसा नहीं लगता आपको ये मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा कैसे, मैं बता रहा हूँ जो मेरा कंसर्न है। देखो जो पेपर लीक का जो समस्या है ना, वो यहाँ से खत्म हो जाती है। देखो आप मेरी बात तो सुनो, पेपर लीक का समस्या तो आपने खत्म कर दिया, चलो ठीक है, वो सेकंड ऑप्शन है, मैं उस पर जा नहीं रहा। मैं पहली बात करूँ, आप जो ये बता रहे हो कि भाई मॉड्यूल 1 बहुत ईजी रहेगा और हर बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन, तो मान के चलो मैं पेपर दे रहा हूँ और मेरे सामने आप पेपर दे, विमल जी पेपर दे रहे हो, मेरा पेपर बहुत इजी आ रहा है और विमल जी का पेपर इतना टफ आ रहा है। सभी के लिए मॉड्यूल 1 एवरेज रहेगा। सुनो तो मेरी बात को पहले, एक बार बात मेरी पूरी हो जाने दो। एक तो आपके लिए जो आप जो बता रहे हो कि भाई पहले इजी रहेगा, अगर उसने 17 कर दिया तो टफ डाल देगा, अगर वो 17 से कम करता है तो उसके लिए इजी डाल देगा, परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि भाई एक तो क्वेश्चन सेम नहीं होता, तो भाई सीधी बात है, मेरे लिए क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, और एग्जाम हम सेम गवर्नमेंट का दे रहे हैं, तो ये पार्सलिटी नहीं हो गई? पैटर्न देखो, जो लेवल होगा वो तो सेम रहेगा ना। अब मान के चलो आपसे एक सवाल पूछा, आपसे बोला कि भाई 4 रुपये, 4 जो है ना शॉप पे जा, 2 रुपये का पेन है, 4 पेन ले गया। अब आप इसको घुमा के बोल दे कोई इंसान, सवाल तो वही है। डिफिकल्ट लेवल का मतलब क्या होता है, सवाल थोड़ी ना चेंज कर देगा या उसकी कैलकुलेशन बढ़ा देगा। नहीं, सवाल ही दूसरा होगा। मैं एक चीज, सवाल अगर दूसरा भी कर देगा तो कैलकुलेशन उतनी ही रखेगा ना। 2 + 2 मुझे 4 करवाने दो, 4 + 4 8 करवाएगा वो। यहीं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई विमल जी के पास दूसरे सवाल आ रहे हैं, मेरे इंडिया में क्या है, अब मुझे लगता है क्या पता, देखिए इसके बारे में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? समस्या ये है कि पैटर्न, मतलब सवाल ही बदल गए ना भाई। क्या दिक्कत है? अब मेरी बात सुना, आपको कोई दूसरा सवाल दे दिया, मुझे दूसरा सवाल दे दिया, समझो इस बात को। पेपर ऐसे थोड़ा ले, अब 10वीं क्लास का पेपर हो रहा है, अब आप ये कहोगे कि भाई लीक प्रूफ करने के लिए उस बंदे को दूसरे सवाल दे दो, इस बंदे को दूसरे, तो लेवल तो सेम है ना। लेवल से क्या फर्क पड़ता है? लेवल से तो फर्क पड़ता है। क्वेश्चन बदल गए तो लेवल से क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको देखो तरीका, देखो जो क्वेश्चन 2 मिनट में पहले जो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि सामने वाला बंदा यार टैलेंट है और मैं उस क्वेश्चन को कर रहे थे, अब मेरा क्वेश्चन बदल गया तो 2 मिनट मेरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से फ्रेम किया जाएगा ना, कि मैं भी 2 मिनट में ही कर पाऊँ। अब ऐसा थोड़ी ना मेरे लिए डिफिकल्ट बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन बदलने से क्या दिक्कत है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ ना, मुझे कोई समस्या नहीं लग रही इसमें। तो मेरी आपको नहीं लग रही है, पर आप एक छोटा सा एक मतलब लॉजिकली आप सोचो, स्टूडेंट ही सोच रहा हूँ। आप लॉजिक सोचो, मेरी बात सुनो। आप 10वीं का पेपर दे रहे हो,
ठीक है, हम 100 बच्चे हैं, हाँ। 100 बच्चे को अलग अलग पेपर दे हाँ, दिया। तो क्या दिक्कत है? लेवल से दिक्कत है। अगर लेवल किसी का डिफिकल्ट दे दिया तो वहाँ प्रॉब्लम है कि यार उसके साथ नाइंसाफी होगी। आप कैसे डिसाइड करोगे कि लेवल डिफिकल्ट है? लेवल हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, एल्गोरिथम में ही क्वेश्चन डेटाबेस सेट हुआ है, वो ही डिसाइड करेगा। एल्गोरिथम का जो माइंडसेट है वो भी हमने ही तो कोड किया होगा ना, हम नहीं कोडिंग ही तो होती है। तो वो कोडिंग कहाँ से, वो क्वेश्चंस कहाँ से ला रहा है? हम नहीं क्वेश्चन सेट करके उस एल्गोरिथम को दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पहली बात, सबको एक ही बेंच पे बिठाया गया है। अब जब सब उसको सॉल्व कर रहे हैं, सबके माइंडसेट को सब, अब एक बात सुनो भाई, एक सवाल दिया जाता है, एक ही सवाल दिए जाओगे। अब एक ही सवाल को एक बंदा सही करता है, एक गलत करता है, यही तो बात। तभी तो आप मेरी बात सुनो, तो उसमें भी आप बोल सकते हो नाइंसाफी हो गई। कैसे नाइंसाफी हो उसके माइंड के ऊपर है ना, वो तो नहीं कर पाया तो उसकी मेरी बात प्रॉब्लम है। सुनो, मेरी सबसे बड़ी बात सुनो, 100 बच्चे हैं, हाँ, आपको उन 100 बच्चों में से ये निकालना भाई कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। हाँ। उनको एक ही तो पेपर सेट दिया जाएगा ना। अलग अलग देने में दिक्कत क्या है? मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप जो ये कंसेप्ट लेके आए हो, अलग अलग वाला सिस्टम, अलग अलग से बच्चे की बुद्धिमत्ता को कैसे जांचा जा सकता है? ये कैसे नहीं जांचा जा सकता है? आपकी आईक्यू कैसे जांची जाती है? तो आईक्यू अलग लेवल हो गया ना भाई। अब मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आईक्यू की बात नहीं कर रहे। पेपर में लेवल की बात की जाती है, क्वेश्चन के फ्रेम की बात की जाती है। हाँ, ये कह सकते हो आप कि भाई ठीक है यार, एक मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, मतलब इस तरीके से आप चीजें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन आप ये कह रहे हो यार सवाल ही बदल दो, तो सवाल बदल दो, मॉड्यूल में लेवल बदला जा रहा है। मेरी बात सुनो, अब सवाल बदल दो। अब कई बार क्या होता है फिर ऐसे, तो सेम मतलब धांधली हो जाएगी। अगर कोई धांधली हो जाएगी, सुनो, कोई मान के चलो, कोई इस एआई में या जो भी, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, आप इसको अलग वे मत ले जाना, मैं अपने जस्ट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू। एल्गोरिथम कोई कोडिंग वोडिंग करनी आती है उसको, उसने उसमें लूप होल निकाल दी मान के चलो। अब वो ये समझता है कि यार रोल नंबर वाइज होता है सारी चीज। आप जो कह रहे हो ना कि भाई कंटिन्यूसली रोल नंबर, उसको पता है यार मेरा बच्चा 5वें या 10वें रोल नंबर पे, या पहले 20 बच्चे हैं, उन्होंने सेटिंग कर ली। उसने क्या किया? लेंगे वो रैंडम आते हैं रोल नंबर, तो कैसे सेट करेंगे भाई? रोल नंबर रैंडम कैसे आता है? रोल पहले एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड पे आ गया, रोल नंबर आ गया, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आ जाए। यहाँ पे भी रोकने के लिए 1 दिन पहले लाया जाता है, 2 दिन पहले लाया जाता है। तो एक 24 घंटे पहले आप 24 घंटे आप मान लो, काम तो मान के 24 घंटे पहले तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि सेंटर भी ढूंढना है। आप 24 घंटे पहले भी नहीं निकाल सकते एडमिट कार्ड, आपको कम से कम 2 दिन पहले निकालना पड़ता है भाई, 2 दिन। इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया जो काम किया, 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड, 4 दिन पहले इसलिए देते हैं कि कोई बहुत ज्यादा दूर से है वो आ जाए, तो 4 दिन तो पहले आप निकालोगे। 4 दिन बहुत समय होता है यार, रोल नंबर से सेट कर लेंगे भाई, ये फल्ला रोल नंबर है, उसके बीच में रह जाएगा। आप जो आप कह रहे हो भाई टैकल करने वाला, मतलब कैसे सेट करेंगे बता रहा हूँ ना मैं, सुनो तो। अब उस रोल नंबर के आदमी को भाई इन्होंने पता कर लिया, 20 लोगों को सेट कर दिया, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक का हमारे पास आया भाई, इनको पास कराना है। अब जो आप एल्गोरिथम बता रहे हो कि भाई पहले बंदा 17 क्वेश्चन करता है, फिर उसके लिए इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर टफ आ जाते हैं, इजी आ जाते हैं, फिर एल्गोरिथम उसी हिसाब से उन बच्चों को क्वेश्चंस देगा जिस हिसाब से वो बच्चे के उनका माइंडसेट है, जो सामने वाले को पता होगा। कैसे पता होगा? देखो कि आप मान के चलो, पेपर लीक कब होते हैं? तो देखो सॉल्यूशन तो बच्चे को खुद ही करने पड़ेंगे ना। सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, आप जो कह रहे हो ना इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे पता है मेरा बच्चा कुछ नहीं आता, भाई मुझे मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर पता है ना कि भाई यहाँ, इसलिए तो मैं पेपर खरीदता हूँ अपने बच्चे के लिए। वही वाली बात है वहाँ पे कि भाई उन बच्चों का एक एल्गोरिथम सेट करके कि हाँ भाई ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बच्चे हैं वो भाई नहीं है, वो कम आईक्यू वाले हैं, मतलब उनकी नॉलेज कम है, उनका ये कम, तो उसके हिसाब से तो पेपर सेट हो किए जा सकते हैं। देखो आप वही कह रहे हो ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे सवाल उठा रहे हो, क्योंकि पेपर जो भाई लीक करने वाले तो कहीं, हाँ तो वो तो कहीं से, इसलिए बोला ना ये अभी तक का सबसे सिक्योर माना गया है, 95% सिक्योर माना गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में। साउथ कोरिया हो गया, चाइना का हो गया एक, और ये अमेरिका का हो गया, ये तीनों का। यूरोप में भी कुछ जगह हैं, वहाँ पे भी। कितने बच्चे बैठते हैं आप एक बार बताओगे? मतलब एक एवरेज कितना होता होगा? मान के चलो काफी बच्चे बैठते हैं, भारत से तो कम ही बैठते हैं, वहाँ की आबादी आप देख सकते हो। प्रॉब्लम यही है ना, हाँ करोड़ों की आबादी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने में पैसा लग जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यही है ना कि दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारे जितना नीट में पेपर बैठते उतना टोटल अमेरिका की आबादी है, 20-25 बैठते हैं, तो यहाँ 1 करोड़ वैसे ही बैठ जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो इसलिए ये वाला यहाँ पता है दिक्कत क्या होती है? दिक्कत तब होती है जब वॉल्यूम ज्यादा हो ना, वहाँ पे आपको कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। वहाँ वॉल्यूम बहुत कम है, प्रॉब्लम तो हर जगह होगी, वहाँ तो उतनी, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उतनी आबादी जितनी हमारे नीट में बच्चे बैठ जाते हैं। ठीक, देखो बात है कि तो पहली बात तो नीयत, मैंने बोला कहीं पे, हाँ नियत तो बस साफ होनी चाहिए। देखो एक सबसे आप कहीं भी कर लो, लेकिन हमने एक मॉडल समझाया कि इस तरीके से वो भी काम करते हैं, हमें वो भी सही लगता है। देखो ऐसी कोई समस्या नहीं है उसमें, मुझे कोई समस्या लगती नहीं। हालांकि ठीक है, बाकी वो लोग ज़्यादा समझदार हैं जो इसको कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं यार, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तभी उन्होंने ऐसा किया है। और वो गवर्निंग बॉडी चला रहे हैं, भारत देश को चला रहे हैं, वो किसी भी देश का जो गवर्निंग बॉडी बैठी होती है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, सारी चीज़ें सोचती है, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे बैठे होते हैं, ऐसे तो नहीं होते हैं यार, आगे पीछे सब देख के बहुत कुछ सोच के बैठते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं भारत के बाहर से।
मतलब जवाबदेही कुल मिला के होनी चाहिए। अरे मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब हमारे संविधान में लगभग 50 to 60% बाहर के संविधानों से लिया गया है, तो क्या हमको चीजें बाहर के संविधानों से नहीं ले सकते? बाहर बिल्कुल, देखो जो चीज अच्छी है वो ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है? अरे आपको लग रहा है कि मैं एक चीज कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ये वाली चीज जो है हमारी पसंद है वो अच्छे काम नहीं कर रही, तो आप या तो उसको चेंज कर दो, आप कहीं और से सीख लो भाई। और मैं तो कह रहा हूँ सबसे बेटर ऑप्शन यार हमारे यहाँ यूपीएससी है। ये कहा जाता है कि जब सामाजिक व्यवहार की बात आ जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे, जैसे एक एग्जांपल होता है कि माने कि एक आदमी ये कहता है कि भाई फलाना ने जहर पिया मर गया। अब एक आदमी ये कहे कि भाई मैं तो नहीं मानता, चले आज जहर पी ले, मैं पीऊंगा तभी क्या पिएगा, तो पहले मर जाएगा। तो ये कहा जाता है कि जब समाज की बात आती है, जब समाज के सिस्टम को चलाने की बात आती है या सामाजिक ताने बाने की बात आती है, तो किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है, उसके अनुभव के आधार पर आप सीख लो और उससे आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात, सिंपल सी बात है, उसमें लज्जा करने वाली कोई बात नहीं है, शर्मिंदे करने वाली बात नहीं है कि हमने वहाँ से किया है या वहाँ से सीखा, या मैं उससे क्यों सीखूं, या मैं उस इंसान की चीजों को क्यों मानूं। फिर यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है, कई बार क्या आ जाता है कि भाई अंतर भी तो कुछ चीजें होता है, जैसे वो किस प्रोस्पेक्टस में या किस वो पूरा संदर्भ आप देखें, संदर्भ देखना पड़ेगा ना, देखो आप उसको एनालाइज करो। हम ये नहीं कह रहे हैं आंख मूंद करके आप समझ गया मैं कि भाई आप वहां से ये नियम उठाओ, एनालाइज करो, वहां लागू करो, तो क्या हमारे यहाँ कितना फिट है, कितना फिट बैठ रहा है, बाकी हटा दो, रखो, और उसमें मॉडिफाई करना चाहो मॉडिफाई कर लो, अपने हिसाब से कर लो। बहुत सारी चीज होती है ना, आपका देखो रिसोर्सेज बचते हैं, दिमाग खर्च जो होता है वही बचता है, आप अच्छी जगह दिमाग लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें बच जाती है भाई, पैसा बचता है, समय बचता है, बहुत सारी चीजें बचती हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो कुल मिला के ये है कि बाकी तो भारत सरकार के ऊपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर नीयत अच्छी होगी तो बच जाएंगे, बाकी मेरे को तो इस लॉ में कुछ खास ज़्यादा लग नहीं रहा। बस एक ही चीज़ लगा, फास्ट ट्रैक और STF। अब देखना ये है कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है ज़मीनी स्तर पर। ये हो जाता है तो कम से कम हम एक चीज कह सकते हैं कि पिछले 70 सालों में कम से कम अब तक कोई कानून नहीं था, तो बनाया, ये बनाया है, रूल तो बनाया, इम्प्लीमेंट तो कर रही, आ तो रहा है, बस धीरे-धीरे ये आई थिंक स्ट्रांग भी होगा भाई। जो लूप होल आते रहेंगे उसमें चेंजेस होते रहेंगे। कुल यही है कि जो बड़े बाबू थे उनके ऊपर थोड़ी लगाम और कसनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बस लोरी। अरे आप एक चीज मान के चलो, सब ऊपर सेट है चीजें, हम ज्यादा उस पर बोलेंगे नहीं, केस हो सकता है हमारे ऊपर, बस बाकी है भाई शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे भाई। ये समझो कि सबके अपने अपने लोग हैं, आप एक चीज समझो ना, मैं तेरी खोलूंगा तो तू तेरे पास, मेरे पास भी तो दोनों मिले जुले, सब मिले जुले, दोनों मत कहो, सब सारे मतलब दोनों, मतलब ऐसी सिचुएशन पे ना सब एक साथ हो जाते हैं, दोनों का मतलब जो भी है मान के दोनों ही जो भी खड़े हैं, जो भी अच्छे बुरे लोग मान के चलो, जो केंद्र में वो भी, जो नहीं है वो भी, सब सरकार में सबको पता है भाई, कोई ना कोई 2-4 तो है, और ये दाग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अरे ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता है, लेवल तक जाता है, इसीलिए तो वो लोग नहीं पकड़े जाते। नहीं तो एक बात बताइए, सीधा सीधा इनके पास ऑप्शन है, कौन खरीद रहा है भाई पेपर, उसको पकड़ो, अपने आप बताएगा। इतना आसान। अब आप एक चीज सुनो, पेपर को निकालना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा बस लेके फिर हम समापन करेंगे। खाली यूनिवर्सिटी का पेपर निकाल के दिखा दो, वो तो ऐसे, वो तो एक जयपुर में एक नेताजी हैं, उस नेताजी के घर में, ठीक है, 6 लोग नीट क्लियर कर गए। अब वो बताते थे कुछ नेताजी के फोन पे OTP आती थी नीट की। IAS का देख लो, एक ही घर में 4 महीने लग गई, 5 महीने लग गई। नहीं वो तो एक अलग मैटर, उसकी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीट के पेपर में 6 के 6 और नीट मतलब उन्होंने क्लियर कर लिया। तो ऐसी चीज, अब वो नेताजी कौन थे मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उनके घर में अब वो लीक होता। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट को लीक पेपर पकड़नी तो सबसे पहले किसको पकड़े? नेताजी को पकड़े। कहाँ से आए पेपर भाई? पकड़े भाई, कहाँ से? वो सब कुछ पकड़ देंगे, 2 मिनट लगेगा सारी चीज, लेकिन नहीं, उनको जोड़े, बाकी सब चीज हुआ। बीच में इन्होंने 2024 में को पकड़ा था, वो क्लीन चिट हो गया, वो बाहर आ गया। तो ये खैर वही है, इस नियम में थोड़ा बहुत ऐसा करना चाहिए था, थोड़ा ठोस रखना चाहिए, ठीक है। बच्चों का सेंटिमेंट था, गवर्नमेंट लेके आई, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ रिफॉर्म होना चाहिए और इसको अच्छे कड़े शब्दों में लागू करे, और बिल्कुल कोई नेगलेक्टेबल ना हो, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि भाई बहुत तगड़े, और हमें विश्वास है कि भाई ये लोग करेंगे। बाकी कमियां तो हर जगह है भाई, उसको सुधारिए। वो आप देखो 100% अगर आप 100% करने जाओगे तो आप कभी आगे बढ़ी नहीं, तो आपको ठीक है 2-4% तो रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत उसकी कोई दिक्कत, 10 भी रहेगा चल जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो रहे, ज्यादा बच्चों के साथ खिलवाड़। मैं कहता हूँ न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए भाई। क्राइम नहीं रोक सकते, लेकिन न्याय तो दिला सकते हो, वो न्याय प्रॉपर दिलाओ। बस उसमें ये ना रहे कि चिंटू मिंटू को पकड़ लिया, ऊपर बैठे वाले मलाई खा रहे हैं और अगली बार फिर से उन्हीं को मिल रहा है टेंडर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि पिछले साल जिसने लीक किया, अगले साल उसने फिर से पेपर वही छाप रहा है, वही प्रिंट कर रहा है। मतलब इन्होंने वो भी चेंज नहीं किया था, वेंडर भी चेंज करा यार, एक बार सही रहता है। ठीक है फिर अब अंत की तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय सर।